आज मेरे साथ अजान भाई हैं, इनसे हम ब्लू कार्ड की रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कितनी एनुअल इनकम होनी चाहिए ब्लू कार्ड के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अजान भाई से इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया माज। मैं अपने बारे में खुद ही बता देता हूँ। मेरा नाम अजान है, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और मुझे जर्मनी में तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है और मैं बर्लिन में रहता हूँ और काम करता हूँ। ओके, तो आप जब आए थे यहाँ पे बर्लिन, जी तो आप डायरेक्ट ब्लू कार्ड पे आए थे जब जी आप बर्लिन आए थे? बिल्कुल। जब तकरीबन 2.5 साल पहले मैं डायरेक्ट ब्लू कार्ड जॉब के ऊपर आया था। ब्लू कार्ड जॉब से मुराद ये है कि यहाँ पे कंपनी अमेजोन के नाम से, वहाँ पे मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ। तो मैंने उनका जो भी प्रोसीजर होता है जॉब का, जॉब इंटरव्यूज़ और टेक्निकल इंटरव्यूज़, कोडिंग इंटरव्यूज़, वो सब क्लियर किए थे। तो उसके बाद मुझे उन्होंने जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ओके, जब उन्होंने मुझे जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उसकी बेस के ऊपर जो है मैं ब्लू कार्ड के थ्रेशोल्ड के अंदर जो है वो आता था और उसकी बेस के ऊपर मैंने एम्बेसी के अंदर वीज़ा अप्लाई किया और उसको ब्लू कार्ड जॉब कैटेगरी का नाम। ओके। तो ब्लू कार्ड की एलिजिबिलिटी का कोई क्राइटेरिया होता है कि सैलरी, आपकी एनुअल सैलरी इतनी होनी चाहिए? हाँ जी, ब्लू कार्ड की एलिजिबिलिटी के 3-4 क्राइटेरियाज हैं। उनमें से एक ये है कि आपका जो सैलरी का थ्रेशोल्ड है वो यहाँ पे, चूंकि सैलरी जर्मनी में सालाना के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, तो इसके अंदर है कि तकरीबन 48,000 यूरो सालाना आपकी सैलरी होनी चाहिए। और ये है उनकी जनरल रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर कोई खास फील्ड है, जैसे आईटी की फील्ड है या कुछ और फील्ड भी हैं जिनकी यहाँ पे किल्लत है जिनमें काम करने वालों की, तो उसके लिए ये जो क्राइटेरिया और कम है, ये तकरीबन 43,000 यूरो है, 43,000 यूरोज। और इसके अलावा जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है वो ये कि आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए और आपके जो है वो कोई, जैसे आमतौर पे वो चेक करते हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं होना चाहिए सब। ऑन एवरेज पर्सन विद द यूनिवर्सिटी डिग्री। और ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। मतलब एक और कैटेगरी होती है जिसको चांसे काटे बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर वो कैटेगरी और है, उसके अंदर आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। इसके अंदर जॉब कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी थ्रेशोल्ड और यूनिवर्सिटी डिग्री, ये मेन रिक्वायरमेंट्स है। ओके, तो यही तीन मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको लैंग्वेज का सर्टिफिकेट या कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए? इस जॉब के लिए, इस वीजे के लिए जो है आपको लैंग्वेज का सर्टिफिकेट ऐसा नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा मुमकिन हो सकता है कि आप जिस भी शोबे के अंदर जॉब करना चाह रहे हैं वो जॉब वाले जो है आपसे लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट करें। तो लेकिन वो हम फिर अगेन उसे पहले स्टेप के ऊपर चले जाएंगे। अगर आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब है जॉब आपकी जो कंपनी है वो अग्री करती है कि आपका जो भी स्किल सेट है उसकी बेस के ऊपर वो आपको एम्बेसी वीजा जो है वो दे देगी। लेकिन अगर आपके पास वो अगर आपकी फील्ड जो है वो लैंग्वेज रिक्वायर करती है, तो वो जॉब, जो कंपनी है वो उसके बारे में सवाल कर सकती है, लेकिन एम्बेसी नहीं करेगी। ठीक है, तो अब ये भी एम्बेसी डिसाइड करती है कि आपको ब्लू कार्ड देना है या आपने सिंपल वीजे, जॉब वीजे पे जा रहे हैं? ये बेसिकली एम्बेसी से भी पहले यहाँ पे एक इदारा होता है जो कि मुझे उसका नाम नहीं याद है, मगर जो कि जॉब्स को रेगुलेट करता है, ये वो डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी ने आपको हायर अगर करना है, तो वो पहले उस इदारे से परमिशन लेती है कि हमारे हमारे पास एक ये पोजीशन है, हम ये बंदे को हायर करना चाह रहे हैं और वो बंदे को हम इतनी सैलरी जो है वो देंगे। तो वो फिर बताते हैं कि जी ये ठीक है, ये जो पर्सन है वो ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो ये पहले से डिसीजन उनको पता होता है कि ये ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। और फिर जो आम अच्छी कंपनी होती है उनके अंदर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं पूरे, वो क्या करते हैं, वो फिर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस सारा फॉलो अप करते हैं और आपको बताते हैं कि इस कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे जॉब अप्लाई करें और वीजा अप्लाई करें, तो वो फिर एम्बेसी आपको दे देती है और बाकी कंपनी भी फॉलो अप कर रही होती है एम्बेसी के साथ। ठीक है, तो अगर आप कोशिश करें इदारे का नाम यहाँ देखें लैपटॉप पे, वैसे वो इदारे को एग्जैक्ट अगर इदारे का नाम बता सके हम। जी जी, उसको आई थिंक उसको बोलते हैं अगेंचर फॉर आर्बाइट। ओके, और आमतौर पे हमने उससे रब्ता नहीं करना होता, उसे वो जो रब्ता है सिर्फ हमारा एम्प्लॉयर ही करेगा, हमारा जो इंक्वायरी, कंपनी में हायर बिल्कुल। कर रही हाँ, है। ओके, मतलब उसका नाम है अगेंचर फॉर आर्बाइट, जिसको अंग्रेजी के अंदर फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी कहते हैं। ओके, ठीक है। तो इसके लिए हमें भी ये पता चल जाता है ना कि हमारी एनुअल इनकम इतनी हो रही है, तो हम ब्लू जी कार्ड जी जी, पे। जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि आपकी सालाना तनख्वाह इतनी होगी। ठीक और ये है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ये 1 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, ये उम्र फिक्स्ड बोलते हैं कि ठीक मतलब है अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसकी भी ये भी रिक्वायरमेंट होती है फिर। जी। जी तो जी, ये ब्लू कार्ड अनलिमिटेड होता है या फॉर टेम्परेरी, लाइक 2 3 4 इयर्स के लिए होता ब्लू कार्ड जो होता है वो यूजुअली आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ टाइड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जॉब 1 साल की मिली है या आपके पास 1 साल का जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो जो आपको वो मिलेगा, जो ब्लू कार्ड मिलेगा वो 1 साल का मिलेगा। है? ठीक है, क्योंकि ब्लू कार्ड आप इसको ऐसे देखेंगे, जो ब्लू कार्ड है ना वो वीजा आपकी जॉब के साथ मुंसलिक है। ठीक ठीक है, है,
तो इसके अंदर भी आगे फर्दर डिटेल्स हैं, लेकिन आसान जवाब अगर मैं देना चाहूँ तो उतनी देर का मिलता है जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अनलिमिटेड है तो फिर भी उसकी शायद जो मुद्दत होती है वो 4 साल तक मैक्सिमम। 4 साल तक होती है। अच्छा, तो अगर 2 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तो ब्लू कार्ड भी हमें 2 साल का मिलेगा? बिल्कुल, जो जो ब्लू कार्ड है वो उतना मिलता है जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अनलिमिटेड है तो फिर लेकिन तब भी ब्लू कार्ड आपको 4 साल तक का मिलेगा। ठीक है, ये तो हमने कर लिया डिस्कस के ब्लू कार्ड क्या होता है और हमें कैसे मिल सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है। तो बिल्कुल अब इसके बाद अगर हम इधर जर्मनी आ जाते हैं, हमें ब्लू कार्ड मिल गया, तो बिल्कुल ब्लू कार्ड के मेन एडवांटेजेस क्या है कि ब्लू कार्ड हम हमें ब्लू कार्ड मिल गया और बिल्कुल इसके ये एडवांटेजेस है। बिल्कुल आई थिंक सो ब्लू कार्ड के जो एडवांटेजेस है वो तो आपको यहाँ से आने से पहले ही स्टार्ट ऐसे हो जाते हैं कि उसके अंदर आपको सबसे पहले जो, अगर आप पाकिस्तान से हैं और लाहौर से हैं या किसी और शहर से हैं, तो अगर पाकिस्तान के अंदर जर्मनी की 2 एम्बेसीज हैं, एक कराची में और एक इस्लामाबाद में है, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स का बहुत ज्यादा मसला, आपको वीजे की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती है। तो अगर आपकी ब्लू कार्ड जॉब है तो आपको स्पेशल कैटेगरी के अंदर और आपको जो है अपॉइंटमेंट जोफोर्ड यानी कि बहुत जल्दी मिल जाती है। ठीक है। पहला फायदा ये है। दूसरा फायदा इसका ये है कि आपकी जो फैमिली है वो आपके साथ ही वीजा अप्लाई कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इन अ सेंस के आमतौर पर जर्मनी के अंदर फैमिली रीयूनियन वीजा, अगेन अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हैं तो इट टेक्स अराउंड लाइक 3 years एटलीस्ट इन वेटिंग। ओके। आप जिस दिन अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं उसके बाद सारा प्रोसेस होता है। कराची से इट्स डिफरेंट बट लाइक मोस्टली इन इस्लामाबाद इट्स लाइक दिस। इन ब्लू कार्ड का दूसरा एडवांटेज ये है कि आपकी जो फैमिली है वो साथ ही अप्लाई कर देती है, और जब वो साथ ही अप्लाई कर देती है तो आमतौर पर ये होता है इकट्ठा भी वीजा मिल जाता है, और या तो ये होता है कि आपको पहले मिल जाता है और आपकी फैमिली को बाद में वीजा जो है वो मिल जाता है। ओके, ठीक है। तो आप भी साथ ही फैमिली को लेके आए थे या आप जी जी बाद में? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उस वक्त तक शादी हो चुकी हुई थी, अच्छा। तो हमने इकट्ठे अप्लाई किया था, लेकिन यह कि वीजा पहले मुझे मिल गया था और मेरी वाइफ को फिर आप उसके बाद ये प्रोसीजर होता है, अब यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे घर ढूंढते हैं और फिर आप वही घर के हाँ, वो डॉक्यूमेंट सारी डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को भेजते हैं, लेकिन स्टिल इट टुक लाइक 3 4 5 months। एग्जैक्टली अगर नॉर्मल हम देखते हैं अभी तो 2 से 3 साल मिनिमम बिल्कुल हमें लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। और उसके बाद पीआर के लिए कोई एडवांटेज है ब्लू कार्ड का, पीआर सिटीजनशिप के लिए? जी जी पीआर अगर मैं क्लियर कर दूं, परमानेंट रेजिडेंसी को बोलते हैं, यहाँ पे हाँ। unbefristet Aufenthaltstitel उसको जर्मन में बोलते हैं। तो उसका एडवांटेज ये है कि आप जो ब्लू कार्ड होता है ना वो बेसिकली उसको टीआर टेम्परेरी रेजिडेंसी होती है, ठीक है। कि मतलब वो एक्सपायर हो सकती है, और अगर उसके ब्लू कार्ड के साथ अगर आपने जॉब चेंज करनी है या आपकी जॉब चली गई है तो वो कुछ ना कुछ मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। इन अ सेंस कि अगर आपने जॉब चेंज करनी है तो आपको वही जो इदारा मैंने आपको बताया पहले, फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, उसको बताना पड़ता है कि मैं जॉब चेंज करने लगा, वो ठीक आपको है। अप्रूव करता है, फिर आप जॉब चेंज करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब आपको लेट्स से अगर आपकी जॉब चली गई है तो यू आर अगेन, आपके पास कुछ आपको टाइम मिलता है, लेट्स से 3 माह या 6 माह आपको उसी दौरान जॉब ढूंढनी है। अगर आपको जॉब नहीं मिल पाती तो आपको ये कह सकते हैं कि आप वापस चले जाएं। ठीक है। तो इसलिए आमतौर पे यही बनने की कोशिश होती है कि आप जब टेम्परेरी रेजिडेंसी को आप परमानेंट रेजिडेंसी के अंदर कन्वर्ट करें। ठीक तो है। वो ब्लू कार्ड के लिए उसके अंदर आसानी ये है कि आप 21 माह बाद, आप जब आए पाए हैं उसके बाद आफ्टर 21 मंथ्स, अगर आपने जर्मन लैंग्वेज B1 ओके। अगर आपने कर ली है तो आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हैं और आप वो अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी मिलने में भी तकरीबन 6 7 8 माह या 1 साल लग जाता है, लेकिन एटलीस्ट आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं ठीक है। आफ्टर 21 मंथ्स। और अगर आप B1 नहीं करना चाहते और आप खाली जर्मन A1 कर लें तो आफ्टर 27 मंथ्स जो है वो आपको आप एलिजिबल हो जाते हैं उसको परमानेंट रेजिडेंसी में कन्वर्ट करवाने के लिए। अच्छा, नाइस। A1 तो कोई भी कर लेता है, उसका वोकेबुलरी थोड़ी बहुत आती हो तो A1 लेवल हो जाता है। बिल्कुल A1 तो 27 महीनों में आपको पीआर मिलना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं तो ये कहूंगा, अगर आप जर्मनी में है और अगर आप 27 महीनों में भी A1 नहीं कर पा रहे तो फिर वापस चले हाँ जाएं। फिर जर्मनी आप आपके मेहनत लिए कम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि A1 तो बहुत आसान है। एग्जैक्टली। इवन आई वुड से कि B1 भी अगर आप थोड़ी मेहनत करें तो वो भी आप आसानी B1 से भी हो कर जाता है। सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये कि जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सब कंट्रीज से सेम ही ब्लू कार्ड अवेल करने का प्रोसेस है या सिर्फ पाकिस्तान का बता रहे हैं? नहीं, मोर और लेस जो है वो ये बेसिकली जो ब्लू कार्ड है ये खाली ये जर्मनी के लिए भी नहीं है, ये EU ब्लू कार्ड, यूरोपियन ब्लू कार्ड, और इसका जो प्रोसेस है वो सबके लिए सेम है। सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो सारी कंट्रीज के लिए सेम है। यूरोपियन कंट्रीज के लिए शायद थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मोर और लेस पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए ये सेम है। ओके, आई थिंक मैंने सब टॉपिक्स कवर कर लिए और आपने बहुत अच्छे तरीके से सब टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर दिया, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी बिल्कुल। और मैं इसके अंदर ये कहना चाहूँ कि बेसिकली एम्बेसी के साथ डील करना और कंपनी के साथ डील करना, तो जितने भी केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी कर सकते हैं। तो ये जनरल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यही हैं, लेकिन जो आपको स्पेसिफिक गाइड, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इंटरेस्टेड है जो प्रोसेस शुरू करना चाह रहा है तो वो कोशिश करे पहले इंटरनेट के ऊपर, आई थिंक सो इतनी
इतना जो है वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप बासानी उसको सर्च कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि आपको जॉब चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो ये सारी चीजें उसके बाद में, अगर आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट है तो ज्यादा मेहनत करें जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेने के ऊपर। जब जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है आपको, आमतौर पे कंपनीज के पूरे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनके पास ये इन्फॉर्मेशन हमसे बहुत ज्यादा होती है, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से वो गाइड करते हैं। फिर जो आखिरी बात आती है वो ये कि पाकिस्तान से किस तरह के मामला होते हैं, तो आई थिंक सो वो थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप है, एग्जैक्टली। तो बाकी सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी मोटी मोटी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, निटी ग्रिटी डिटेल्स जो है वो केस टू केस आई होप आपको सब चीजें ब्लू कार्ड के हवाले से स्पेशली समझ आ गई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।